हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा कि आपको पता है कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, ये सभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है। मैंने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जो मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आपके जितने भी पेपर्स, अपकमिंग पेपर्स हैं, तो मैं उनके वीडियोस एमसीक्यू के बनाऊँ, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं इस पर और भी वीडियोज़ बनाऊँ। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक, जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 1 में आपका है डेफिनीशन, आपका है नेचर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। ये आपका कोर्स है यूनिट 1 का। तो इसी से रिलेटेड मैंने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं। यूनिट 1 को मैं 2 पार्ट में कवर करूँगी। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो चलिए MCQ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं बहुत ही वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे सिर्फ राइट आंसर्स ही डिस्कस करूँगी, ताकि आप कम टाइम में अच्छे से स्टडी कर सकें और कोई भी नोटेबल पॉइंट आपसे मिस ना हो। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारे नोटेबल पॉइंट्स मैंने इसमें ले रखे हैं, रेड से मार्क किया हुआ है, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। इसके साथ साथ मैं स्टूडेंट्स आपको ज़रूर ये चीज़ बताऊँगी कि किस टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छे से पढ़नी चाहिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से होती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के फाउंडर कौन है? आपको सभी को पता होगा, हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे, लूकस F पैसियोली। ये राइटर आपको नाम ध्यान रखना है। ये कौन है? फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है। एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो हम लोग सभी को पता है कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। जो भी हम लोग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइजिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना, रिजल्ट फाइंड करना, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। इसको अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग में क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है? एलिमेंट रिकॉर्डिंग होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी जहाँ पे हमें मनी मिल रही है, मतलब अर्न कर रहे हैं हम कुछ। देखिए, जो एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट, वो 2 टाइप की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं और उसके टर्म्स में हमको मनी रिसीव होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि चैरिटी, हम कभी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमें कुछ रिसीव नहीं होता है। तो अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, रीअरेंजमेंट करते हैं फिगर का, एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। मीनिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का। इज़ एन आर्ट। ये क्या होता है? आर्ट होता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in term of money transaction event which part in the least and the financial character and interpretation of the result। उसको हम लोग क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कहेंगे। अकाउंटिंग का मीनिंग भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। अब अगर हम लोग बात कर ले स्टूडेंट्स की, अकाउंटिंग इज़ एन मॉडर्न एज में अकाउंटिंग की बात करें तो मॉडर्न एज में अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके, ठीक है। हमने जैसे कि पहले भी बात की थी कि मॉनेटरी टर्म्स में जितनी भी यूनिट हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइजिंग करना, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों को हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग में इन्वॉल्व करते हैं। बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ले लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। ICAI क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया, ये हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है। दिस इज़ अ नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया। यही हमारी नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया है। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इससे आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। फिर अगर हम लोग बात कर ले कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग एक प्रोफेशन भी है, सोशल फोर्स भी है एंड सोशल एक्टिविटी भी है। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट MCQ है।
ओके। सो अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें कि मेन ऑब्जेक्टिव जो बुक कीपिंग हम लोग करते हैं, आपको पता है कि बुक कीपिंग जहाँ पे ख़त्म होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। आप लोगों ने बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस आई थिंक याद किया होगा सबने। सो आप लोगों को पता है एमसीक्यू पैटर्न है, तो उसमें आपका जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में ही आएंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का? बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है complete recording of the transaction and ascertainment of the financial effect on the business। तो ए एंड बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इन मेड ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हमको ध्यान रखना है अकाउंट्स में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हम लोग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इससे 2 से 3 एमसीक्यू तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रिवेन्यू ऑफ द पीरियड। रिवेन्यू और एक्सपेंसेस आपस में क्या होने चाहिए, पीरियड के एंड में मैच होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं इंटरनल जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वो कौन होते हैं? देखिए यूज़र्स हमारे 2 होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र जो हैं वो मैनेजर होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र जो होते हैं वो हमारे रिसर्चर। एक्सटर्नल का मतलब है जो भी हमारे बाहर के हो गए, जैसे कि आपका हो गया रिसर्चर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, टैक्स अथॉरिटी हो गया। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल यूज़र में आ जाएंगे। फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है? ठीक है, सो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिमिटेशन है, बेसिस ऑन द अकाउंटिंग कन्वेंशन लिमिटेशन है, क्योंकि जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो कन्वेंशन पे बेस्ड होती है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये भी हमारा ये लिमिटेशन है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की कमी रहती है। ये हमारा लिमिटेशन नहीं है एविडेंस इन लीगल मैटर, क्योंकि अकाउंटिंग ये तो भाई होता ही है ना कि हमें अकाउंटिंग हम ही हमारा लीगल जो एविडेंस होता है इन द लीगल मैटर। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम? लूकस एफ पेसियोली। सो लूकस एफ पेसियोली जो थे वही फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग हैं, डबल एंट्री सिस्टम के भी एक तरीके से इन्वेंटर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अकाउंटिंग क्या है, इज़ एन आर्ट एंड साइंस, दोनों ही है। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग जब भी हम करते हैं आपको पता होगा कि उसके रूल्स होते हैं। जहाँ पे भी रूल्स की बात होती है, रूल्स रेगुलेशन की बात होती है, गाइडलाइन की बात होती है, तो वो साइंस से रिलेट हो जाता है। रूल्स क्या है, जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, आप लोग देखते होंगे चाहे जर्नल एंट्री हो, अकाउंटिंग के फॉर्मेट हो, तो ऑलरेडी हमारे रूल्स बने हुए हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। सो वो क्या हो गया, साइंस। और जब भी हम उस रूल्स को एक्टिविटी में फॉलो करते थे वो हो जाता है आर्ट। ठीक है, तो आर्ट एंड साइंस दोनों ही हैं। बुक कीपिंग फर्स्टली कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? सबसे पहले जो बुक कीपिंग की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो ये इटली में इंट्रोड्यूस हुआ था। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र कौन होते हैं? ओनर होते हैं, मैनेजमेंट भी होता है और इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो ये सारे ही हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र होते हैं। मतलब जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो ओनर, मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर्स सभी के लिए यूजफुल होती है, एज वेल एज इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र ऑल्सो। मतलब चाहे इंटरनल यूज़र्स हो हमारे, एक्सटर्नल यूज़र्स हो, उनके लिए भी जो है वो यूज़फुल होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड भी आपसे ज़रूर एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे पूछा गया कि इनटेंजिबल जो एसेट्स होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है? तो इनटेंजिबल एसेट्स जो है वो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इसके अलावा इंडियन अकाउंटिंग, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 थे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं एक ND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में सेम, मतलब ये इसका जो फॉर्मेट होता है वो सभी कंट्रीज सेम फॉलो करती है, बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ इंडिया में ही फॉलो किए जाते हैं। ओके, सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें 28 जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिलेट करता है इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट से। ध्यान रखिएगा, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कन्फ्यूजिंग है। जैसे कि आप देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका 19 है, लीज
वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है। ठीक है, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं जो सेम है। देखिए मैं आपको फिर से लिख के बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। तो ऐसे में आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये आप ज़रूर देख लीजिएगा बुक के। जैसे कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है वो लीज से रिलेटेड है। अगर यही हम बात करें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तो ये हमारा 17 से रिलेटेड है। सेम है, नाम सेम है, बट जो नंबर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अलग अलग है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, जो थोड़ा सा सेम है बट उनके नंबर्स अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, वाई आर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्योंकि जब तक देखिए हम जब भी कुछ करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ही बेस पे करते हैं। तो मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक होता है, एंड करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड लीज और इन्वेस्टमेंट, इन सभी के लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया है, मतलब इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं? सो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके थ्रू जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू किए जाते हैं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है स्टूडेंट, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। सो ऑल ऑफ दीज, जितनी भी ये चीज़ें जैसे कि हार्मोनीज ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, एलिमिनेट द नॉन कंपैरेटिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये तीनों ही चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। अगर हम लोग बात कर ले फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से रिलेटेड है। इससे ज़रूर आपसे MCQ आएगा, आपसे 10 पूछा जा सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पूछा जा सकता है, जैसे कि 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, 6 जो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग विड्रॉ से रिलेटेड है, आपसे 9 पूछा जा सकता है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, आपका 11 पूछा जा सकता है, 14 पूछा जा सकता है, 16 पूछा जा सकता है, बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है, 19 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 23 इंपॉर्टेंट, 25 इंपॉर्टेंट, 27, 28 इंपॉर्टेंट। सो ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, आपको ध्यान रखना है। अकाउंटिंग फॉर amalgamation, accounting for amalgamation is related to the accounting standard 14, and accounting for investment is related to the accounting standard 13। accounting for, देखिए मैंने अभी आप बात की थी ना कि 9 इज इम्पॉर्टेंट, तो 9 जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन द ओनर विड्रॉ गुड्स। अब यहाँ से जो MCQ हैं वो स्टार्ट हो गए आपके कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। देखिए मिक्स हैं मेरे MCQ, इसका मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी। मैंने सारे इंपॉर्टेंट MCQ ही आपसे डिस्कस किए हैं और आपको इसमें एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। सो व्हेन अ ओनर विड्रॉ गुड्स इट्स डेबिटेड टू हिज ड्राइंग अकाउंट, बिकॉज देखिए अगर हम बिज़नेस के ओनर हैं और हम अपने बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ विड्रॉ करते हैं, सो उसको बिज़नेस से अलग रखते हैं। ठीक है, अलग ट्रीट करते हैं, बिकॉज एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि बिज़नेस सेपरेट एंटिटी रखनी चाहिए, बिज़नेस की और ओनर की। ठीक है, सेल इनकम जो होती है इज़ सेड टू रियलाइज व्हेन द गुड्स आर सोल्ड। नेक्स्ट MCQ है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इज़ मेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, रिवेन्यू मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर। सो इसका आंसर है कंजर्वेशन एंड revenue matching. So both of these is the right answer. Next ले लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा the method of accounting are equal in different financial year। देखिए different financial year में जो हमारी method of accounting होती है arise due to the convention of consistency ध्यान रखिएगा। equal इन डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, मेथड ऑफ अकाउंटिंग हम लोग इक्वली मतलब कि फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो वो क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब उसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है? बिजनेस की ओनर और बिजनेस की एंटिटी को अलग अलग रखा जाता है। सो ये मैंने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लिए थे। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 1 का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो ये प्लीज़ MCQ ज़रूर देखिएगा।
ताकि आपका जो है वो यूनिट प्रिपेयर हो जाए। और इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वो सब चीज़ें देख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी इस, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स रह गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि और स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक